हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया आपका एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लेंदी है, टिपिकल है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। चलिए, और ये एक से अधिक स्क्रीन पे जा रहा था, तो मैंने पहले इसको नोट डाउन करके और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने साइज छोटा किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? और बार बार हमको फिगर देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा उसका छोटा साइज में लिया है। ठीक, चलिए तो देखते हैं बच्चों क्या है ये क्वेश्चन 6 क्या कहता है। बच्चों, पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके दिखा दूं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको मैं एक बार फिगर समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले फिगर बना लेंगे नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपको स्टेप्स लिखने में थोड़ी सी आसानी और हैंड टू हैंड आप स्टेप्स साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पे दो अलग अलग मिरर्स दिए हैं जो कि आपस में पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के। क्या रखे हुए हैं? पैरेलल। तो पहला मिरर है हमारा पी क्यू और दूसरा है आर एस। तो मैंने शेडिंग किया हुआ है पैरेलल मिरर्स को, एक तो पी क्यू और एक आर एस। तो ये देखो, ये तो है पी क्यू और दूसरा वाला क्या है? ये आर एस। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या? उसके बाद बच्चों, ये दोनों पैरेलल मिरर्स तो ही हैं, तो यहाँ गिवन में लिख दिया हमने पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ए बी एक रे आ रही, मिरर पीक्यू से टकराई और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर बीसी की तरफ चले गई। देखो, ये बीसी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और दूसरे मिरर से टकराई आरएस से और टकराने के बाद में सीडी के लॉन्ग चली गई। क्लियर है? और दोनों मिरर्स पीक्यू और आरएस हमारे पैरेलल है। तो साबित करना है बच्चों, जो इंसिडेंट रे है मतलब ए बी जो शुरू में आई और जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है सीडी, ये दोनों पैरेलल होंगी। ए बी और सीडी क्या होंगी? पैरेलल होंगी बच्चों। तो अगर मैं ए बी और सीडी के बीच में ये जो रे बीसी है, इस BC को ट्रांसवर्सल मान लें और AB के इस तरफ का पूरा एंगल मतलब एंगल ABC और एंगल BCD इसको बराबर ले आए। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है ना, देखो एंगल ABC और ये इस तरफ का एंगल BCD, ये दोनों AB और CD के बीच के अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और अगर दो लाइंस के बीच में बच्चों या तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर ले आए या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर ले आए या फिर कोइंटर एंगल्स का सम 180 ले आए, तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। समझ में आ गया? तो हमको ए बी और सी डी को पैरेलल लाना है। दैट मीन्स हमको जो ये अल्टरनेट एंगल्स का जोड़ा है ना, एक तो इस तरफ का एंगल एबीसी और दूसरी तरफ का क्या? एंगल बीसीडी, इनको इक्वल लाना है। ये इक्वल आ गया तो मतलब ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगी और बीच में एबीसी हमारा ट्रांसवर्सल है। समझ में आ गया? चलिए, अभी इसी क्वेश्चन में बच्चों मैंने ब्लू मार्किंग से कंस्ट्रक्शन शो किया है। तो गिवन हम क्या लिख लेंगे? गिवन है हमारा पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है कि नहीं? क्या? अच्छा, और उसके बाद प्रूव क्या करना है? ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी है ये वाला, ये किसके पैरेलल है? सी डी के, ये हमको लेके आना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे बच्चों? जहां पे रे टकरा रही है इस मिरर पे पॉइंट बी और जहां पे टकरा रही है इस मिरर पे पॉइंट सी, यहां से सामने वाले मिरर पे परपेंडिकुलर खींच लेना है। तो हमने क्या किया? फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर आर एस। इसी प्रकार से फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर पी क्यू। ये हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा। देखिए आपको कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर आर एस। इसी प्रकार से फ्रॉम सी ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर पी क्यू। क्लियर है? तो ये मैंने ब्लू से शो किया है मार्किंग, आप लोग डॉटेड लाइन से शो कर लेंगे। चलिए, उसके बाद मुझे बताओ बच्चों, एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। आपने पढ़ा होगा, किसी मिरर पे इंसिडेंट रे टकराती है, जिस जगह टकराती है वहां पे एक हम परपेंडिकुलर बना दे तो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। 8th में आपको पढ़ाया है मैंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है कि नहीं? क्या? तो इस मिरर की बात करते हैं पी क्यू की। ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अगर ये BL हमारा नॉर्मल साबित हो जाए, क्योंकि देखो मैंने 90 नीचे लिया है, ऊपर नहीं लिया 90, अगर ये यहाँ पे 90 साबित हो जाए तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और अगर ये नॉर्मल हो जाएगा तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। तो मैंने ये एंगल 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, इसी प्रकार से इस तरफ 3 और ये ले लिया 4। ठीक, तो इस मिरर पे एंगल 1 इंसिडेंट रे हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से इस मिरर पे एंगल 3 इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों बराबर हो जाएंगे यदि हम इसको नॉर्मल प्रूव कर दें। चलिए,
अब बच्चों हमने बहुत सारी पैरेलल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ध्यान से समझना बच्चों। ये जो एंगल है ना, कौन सा, BLC, देखो इधर एंगल BLC, ये तो परपेंडिकुलर बनाया है हमने कंस्ट्रक्शन में, ये एंगल 90 है, तो देखो ये इस तरफ का ये 90 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि देखो दो लाइन से पैरेलल है ना ये PQ और RS, तो हम लिख देंगे एंगल PBL बराबर एंगल BLC, PBL बराबर एंगल BLC, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अल्टरनेट। इसी प्रकार से देखो ये हमने 90 बनाया तो ये बाहर वाला ही 90 हो जाएगा, तो एंगल BMC बराबर एंगल MCS, ये दूसरा हो जाएगा हमारा BMC बराबर MCS 90, तो ये दो एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो देखो ये हमने दो स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है, एंगल BLC तो PBL के बराबर, BLC बराबर PBL 90 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स है, इसी प्रकार से BMC बराबर MCS 90 अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है कि नहीं। तो आपको मैं और थोड़ा सा ही शॉर्ट करके दिखा देता हूं, ये देखिए अब समझ में आ रहा है आपको। तो क्या क्या हो गया हमारा, बताइए, एंगल कौन कौन सा, देखिए एंगल PBL किसके बराबर है, एंगल BLC के बराबर है, ये लिखा है, PBL बराबर BLC 90 डिग्री अल्टरनेट, क्योंकि एक इस तरफ का है एक उस तरफ का है, ठीक है ना, और क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसी प्रकार से एंगल BMC, ये 90 तो हमको पता है कंस्ट्रक्शन में किया है, और एंगल MCS ये 90 हो जाएगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, क्लियर है। चलिए अब इससे हमको ये पता लगा बच्चों कि अगर मैंने ये 90 बनाया था तो पता लगा कि उधर का PBL 90 आ गया, ये 90 बनाया था तो पता लगा इधर का MCS 90 आ गया, तो इसका मतलब ये जो लाइन है डॉटेड, ये दोनों ही लाइंस पे परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया। तो क्या हम लिख पाएंगे कि BL तो PQ पे परपेंडिकुलर है और MC जो है वो RS पे परपेंडिकुलर है, तो हमने नीचे लिख दिया BL या LB तो PQ पे परपेंडिकुलर है और MC जो है किस पे परपेंडिकुलर है, RS पे। तो ये दोनों दोनों मिरर्स पे नॉर्मल हो गए बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो देखो PQ जो हमारा मिरर है उस पे BL हमारा नॉर्मल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ पे हमने साबित कर दिया PBL, और MC नॉर्मल हो गया किस पे, RS पे, क्योंकि हमने 90 ले आए, ये वाला एंगल एंगल MCS 90 हम यहाँ ले आए, देखो ये एंगल MCS 90, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मल हो गए। अब ये नॉर्मल हो गए तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा पाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। इसी प्रकार से इस जगह रिफ्लेक्शन में एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं क्या, ये तो दो चीजें जरूरी, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब एक बार और फिगर देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ना, दोनों डॉटेड लाइन, ध्यान से सुनना भी बच्चों, ये जो ब्लू वाली लाइन है, क्या ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। देखो एंगल BLC ये 90 है, ये तो हमने लिया है कंस्ट्रक्शन में, एंड एंगल MCS ये देखो हमने यहाँ प्रूव किया हुआ है 90, ये रहा MCS 90 आ गया ना, क्योंकि ये 90 है तो इधर भी 90 हो गया, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा अल्टरनेट, तो ये 90 BLC और MCS भी 90, लेकिन ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो दो लाइंस के बीच में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो BL किसके पैरेलल हो गई, MC के, समझ में आ गया। तो देखो एंगल BLC हमने 90 बना रखा है कंस्ट्रक्शन में, एंड एंगल MCS 90 हमने यहाँ प्रूव कर दिया ये अल्टरनेट एंगल्स में। तो देखो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल BLC और ये MCS दोनों 90 90 हो गए, लेकिन ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जोड़ा है। जब दो लाइंस के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस हो जाती हैं पैरेलल, तो BL और MC पैरेलल हो गया। तो अगला स्टेप हमारा यही है, BL पैरेलल MC, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं क्या। तो एंगल BLC एंड एंगल MCS दोनों 90 हैं, बट दे आर ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन BL एंड MC, देयरफॉर BL इज पैरेलल टू MC, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। आप अपना अभी जो डायग्राम अपने कॉपी में बनाया उसको रेफर करना। तो एंगल 1 तो किसके बराबर, एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर, ये देखिए, ठीक है। एंगल 1 तो बराबर एंगल 2 के, और 3 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर, समझ में आ गया। और हम BL और MC को पैरेलल ला चुके हैं, ठीक, क्लियर है। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, ये हमने किससे किया, ये हमने किया किससे, देखिए 1 बराबर 2 एंड 3 बराबर 4, ठीक है कि नहीं क्या, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आ गया, क्लियर है। और हम क्या है
BL और MC को पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। समझ में आ गया, इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, ठीक। और 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि तो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है BL और MC के बीच में। समझ में आ गया? तो नीचे देखना लिखा जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, मैंने समझा दिया फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। एंड नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये अल्टरनेट एंगल्स है BL और MC के बीच में। देखो BL और MC के बीच में ये रहा, देखो BL एंड MC के बीच में 2 और 3 अल्टरनेट एंगल्स है, तो मैंने लिख दिया 2 बराबर 3। क्लियर है? देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर कोई भी दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो उनके डबल डबल कर दें तो ही तो बराबर ही रहेगा। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्योंकि एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए BL और MC के बीच में, ठीक। तो डबल ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3, दोनों का डबल डबल कर दिया हमने। अच्छा, डबल ऑफ एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, जैसे होता है ना 2x को ले सकते हैं x प्लस x। इसी प्रकार से एंगल डबल ऑफ एंगल 2 को क्या ले सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2। और डबल ऑफ एंगल 3 को ले सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखो ऊपर बॉक्स में हमने देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर किए थे ना। ऊपर देखो कि एंगल 1 तो किसके बराबर है? एंगल 2 के। और 3 किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ पे हमने एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 यहाँ आ गया ना। अब बच्चों इसमें ये जो शुरू वाला एंगल 2 है ना, इसकी जगह एंगल 1 रख देंगे। तो यहाँ से एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1। तो यहाँ तो हम रख देंगे एंगल 1, तो देखो 1 प्लस 2 हो जाएगा ये। क्लियर है? और यहाँ 3 4 है ना, जो 3 3 है उसमें से अगला वाला जो 3 है इसकी जगह एंगल 4 रख देंगे, यहाँ से रखेंगे क्योंकि 3 तो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। तो हमको एक तरफ तो 1 प्लस 2 लाना है, दूसरी तरफ 3 प्लस 4 लाना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। एक एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 रख देंगे और एक एंगल 3 की जगह रख देंगे एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अब चेक करते हैं 1 प्लस 2 क्या होता है, फिगर में देखते हैं। ध्यान से देखें यदि हम, तो एंगल 1 प्लस 2 होता है एंगल ABC, और 3 प्लस 4 होता है एंगल BCD। तो एंगल ABC बराबर आ गया एंगल BCD। समझ में आ गया? तो देयरफॉर एंगल ABC बराबर एंगल BCD। लेकिन ये तो बच्चों हमारी जो दो गिवन लाइंस थी ना AB और CD, उसके बीच के अल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमको पता है यदि दो लाइंस के बीच के अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं बराबर, तो लाइंस हो जाती हैं पैरेलल। तो देयरफॉर AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? तो उसको अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे बच्चों। आपको मैं ये पूरा दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। ये देखिए यहां से, ठीक है कि नहीं क्या? यहां से नोट करेंगे आप लोग, ठीक। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? जो कंस्ट्रक्शन कर लिया है ना, BL परपेंडिकुलर बना दिया RS पे, CM बना दिया PQ पे। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया? फिर हमने अल्टरनेट एंगल से, भाई यहाँ पे L पे हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला 90 ले आना। अल्टरनेट, ये 90 तो इधर वाला 90, ये 90 तो इधर वाला 90। तो दूसरी तरफ के जो 90 90 ले आए तो ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहाँ 90 हो गया ना, तो BL नॉर्मल हो गया PQ मिरर पे, और MC नॉर्मल हो गया RS मिरर पे। नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लगा देंगे लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, 3 बराबर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों लाइंस को, ब्लू वाली को हमको पैरेलल भी करना है। तो पैरेलल कैसे करेंगे बच्चों? एंगल BLC तो पहले से 90 था, और एंगल MCS हम 90 ले आए थे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल करके। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये 90 ये 90, लेकिन ये दोनों तो इस तरफ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं BL और MC के बीच में। तो दो लाइंस के बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने से लाइंस क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो BL और MC क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये पैरेलल हो गया तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया। 2 बराबर 3, तो डबल ऑफ 2 बराबर डबल ऑफ 3। और डबल ऑफ 2 की जगह लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2, डबल ऑफ 3 की जगह लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो एक एंगल 2 की जगह 1 लिख देंगे, एक एंगल 3 की जगह लिख देंगे 4। तो वहां आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। समझ में आ गया? और 1 प्लस 2 की जगह एंगल ABC आ जाएगा, और 3 प्लस 4 की जगह आ जाएगा एंगल BCD। और ये दोनों तो देखो AB और CD के बीच के अल्टरनेट एंगल्स हो गए, जिनको बराबर ले आए हम। और अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाने से लाइंस हो जाती हैं पैरेलल। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ के नोट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या? अभी चलते हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज 6.3 से पहले आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है कि नहीं क्या? ये है एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम ये दोनों क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो हम करने जा रहे हैं बच्चों
एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है ये देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया बच्चों, हमको एक ट्राइंगल दे दिया। ट्राइंगल क्या है मैं बना देता हूं आपके लिए। ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है हमको, ठीक है ना। तो उसके बाद ऐसा कुछ फिगर है हमारा, ठीक है। नाम लिख देता हूं मैं। ये हमारा ऊपर पॉइंट है P, ऊपर पॉइंट है हमारा P, नीचे पॉइंट है Q, ये हमारा R है एंड पे, ये बीच में हमारा S है, ठीक है। और हमको बच्चों ये पॉइंट T दिया है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, ये एंगल हमको दे दिया 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। ये अंदर वाला हमको एंगल दे दिया Y, जो कि निकालना है। ये दे दिया हमको X, जो कि निकालना है। और ये हमको इधर का एंगल दे दिया 30। क्लियर है? तो ये हमारा जो 90 हो जाएगा ये, ठीक। तो हमको X और Y निकालने बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। तो गिवन सारा हमने लिख दिया है, खाली एक लिखना चाहो तो जानकारी लिख सकते हो कि भाई क्या क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, गिवन क्या लिख देंगे, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, ठीक है। क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, तो वो एंगल जो हमने 90 लगाया वो इसलिए लगाया, ठीक। चलिए बाकी सब जानकारी दी है और निकालना क्या है, टू फाइंड एक्स एंड वाई। टू फाइंड क्या निकालना है हमको बच्चों, एक्स क्या आएगा एंड वाई क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ट्रायंगल क्यू टी आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ट्रायंगल क्यू टी आर। सॉल्यूशन, बच्चों अगर आप ट्रायंगल क्यू टी आर में देखो तो हमको 3 एंगल में से 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अब मैं एक मार्किंग लगा दूंगा, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ये ट्रायंगल ले लेना आपको, ठीक है कि नहीं। क्या इस ट्रायंगल में बच्चों देखो, क्यू पे हमको एंगल 40 दिया है, टी पे हमको एंगल 90 दिया है, आर पे हमको एक्स नहीं पता, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल क्यू टी आर। क्लियर है? बताइए। तो तीनों एंगल को एक बार नाम लिख लेते हैं हम। एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर प्लस एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए इनमें से किस किस की वैल्यू पता है हमको बताओ। हमको टी क्यू आर की वैल्यू पता है 40 डिग्री, यहां लिख देंगे 40 डिग्री। क्यू टी आर की हमको 90 डिग्री पता है, 90 लिख दिया। टी आर क्यू हमको एक्स लिख दिया हमने फिगर से देख करके। 90 और 40 130 होता है, ये राइट साइड में जाएगा तो 180 माइनस 130 आ जाएगा, ठीक है। और 180 में से 130 गया तो कितना आता है, 50।
तो एक तो हमने x निकाल लिया बच्चों, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ट्रायंगल PSR देखना, क्या देखना, ट्रायंगल PSR। बच्चों इस PSR में हमको ऊपर का एंगल P पे 30 पता है, इस ट्रायंगल को देखना, समझ में आ गया, PSR। इस ट्रायंगल में बच्चों हमको देखो P पे 30 पता है, R पे X पता है, और इस तरफ बाहर वाला एंगल है, तो हम इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों। ट्रायंगल की क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये y तो बाहर वाला एंगल है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस x हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, क्या y इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको पूरा पूरा ये दिख जाएगा अभी फिगर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। ठीक है, तो अब क्या लगा देंगे प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी PSR में। ठीक है कि नहीं, क्या यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PSR। तो मैं एक बार लिखूंगा, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PSR। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PSR। क्या है ये प्रॉपर्टी, तो तीनों एंगल कौन कौन से हमारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एक तो है बाहर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल हम लिख सकते हैं एंगल PSQ। एंगल PSQ किसके बराबर होना चाहिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है ना, तो एंगल SPR और एंगल SRP, एंगल SPR प्लस एंगल SRP, अभी आपको फिगर दिखा दूंगा मैं। तो एंगल PSQ तो हमारा y है, बाहर वाला है ना, और इंटीरियर अपोजिट एक तो है हमारा 30 और ये हमारा है x, और x हम निकाल चुके बच्चों 50 आएगा, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 50, कितना आएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, तो ये देखिए हमारा पूरा हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए भी गिवन क्या था हमको, QT परपेंडिकुलर है किसके, PR के। तो सबसे पहले हमने क्या, नीचे वाला जो ब्लू वाले गोले के अंदर ट्रायंगल है QTR, उसमें तीनों एंगल का सम 180 आएगा, तो हमने x निकाल लिया, तो x आ जाता हमारा 50 डिग्री। और अभी क्या करेंगे, PSR में जो एक्सटीरियर एंगल y है वो किसके बराबर होगा, 30 प्लस x के बराबर होगा। समझ में आ गया, तो तीनों एंगल लिख दिया यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल कौन सा वाला, PSR। और क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये है एंगल PSQ। तो देखो ऊपर ये बाहर वाला है ना एंगल PSQ, ये किसके बराबर होगा, एंगल SPR प्लस एंगल SRP, एंगल SPR प्लस एंगल SRP। तो PSQ बाहर वाला तो y है, तो देखो नीचे y लिखा हुआ है, और फिर ऊपर वाला 30 और ये x, तो 30 प्लस x, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया ना, तो x की जगह 50 रख दिया ऊपर से, और 50 प्लस 30 कितना आ गया, 80। क्लियर है, तो ये था बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8 कंप्लीट अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों हमारे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, उस पर चलते हैं। एग्जाम्पल 8, ठीक, क्या दे दिया बच्चों, हमको एक फिगर दे दिया। ठीक है, फिगर मैं बता देता हूं आपको कैसा बनाना है हमको। हमको दे दिया बच्चों एक ट्रायंगल। ठीक है,
उसके बाद बच्चों इसका नाम है हमारा, ये ए है, ये बी है, ये है सी, और ये बाहर के जो दो पॉइंट्स हैं ये हैं, इधर तो डी और इधर है ई, ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो बाहर के दो एंगल्स हैं ना बच्चों, अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनके नाम लिखे हुए इन्होंने। ठीक है, क्या नाम लिखे हुए हैं? ये जो एंगल है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। क्लियर है, दिख रहा है आपको? ये तीनों एंगल दे दिए इन्होंने। ठीक, अब क्या है बच्चों, बाहर के जो एंगल्स है ना, कौन कौन से वाले, कौन कौन से वाले? एक तो ये बाहर का देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, हाथ का निशान से देखो, एक तो है सी बी ई और एक ये बी सी डी। ये दोनों एंगल के बाइसेक्टर्स बनाने हैं अपने को। क्या बनाने हैं? बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए, और ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में कहां कट रहे हैं? ये बाइसेक्टर आपस में कट रहे हैं ओ पर, तो एक तो बी से बना दिया बाइसेक्टर, ठीक, और एक बना दिया, एक तो बी से बना दिया बाइसेक्टर और एक बना दिया हमने सी से। कहां जाके कटे ये सपोज कटते हैं हमारे ओ पे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ओ। ठीक है, और ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये जो हमारे अंदर वाले दोनों एंगल्स होंगे ना, ये जो ब्लू से मैं निशान लगाऊंगा, एक तो ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके, और ये डबल निशान जो लगाऊंगा ये एंगल किसके बराबर है? इस बाहर वाले के। क्लियर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसमें से जो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है ना, उसके अंदर जो ब्लू मार्किंग में एंगल्स हैं उसके नाम लिख लेते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या, चलो एक तरफ में लिख लेता हूं 1 और एक तरफ लिख लेता हूं 2। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं एंगल 1, इसको लिख लेते हैं एंगल 2। ठीक है, तो इससे आसानी होगी, तीन तीन अक्षरों में नाम देना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों प्रूव क्या करना है यहां समझना, तो सारी जानकारी मैंने दे दी आपको। ठीक है कि नहीं? क्या, तो गिवन, गिवन क्या है बताइए? गिवन लिख लिया जाए, चलिए गिवन लिख लेते हैं। पहली जानकारी गिवन क्या दी हुई है? बाकी सब तो दिया हुआ, बीओ बाइसेक्ट एंगल सीबीई, बीओ बाइसेक्ट एंगल सीबीई, एंगल सीबीई। इसी प्रकार से सीओ बाइसेक्ट एंगल बीसीडी, सीओ बाइसेक्ट एंगल बीसीडी, बीसीडी। तो इन दोनों जानकारी से पता ये लगा कि जो हमारे बाहर के जो बाइसेक्टर्स है ना, बीओ और सीओ, ये बाहर वाले दोनों एंगल्स को क्या है? आधा आधा कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? क्या, क्या आधा आधा कर रहे हैं? ठीक, चलिए अब मुझे बताओ बच्चों कि क्या एंगल 1 एंगल बी सी ई का हाफ होगा? क्योंकि दोनों बराबर एंगल्स हैं। समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, पूरे बाहर वाले का आधा होगा ना। समझ में आ गया भाई? ये जो एंगल 1 है ना, ये इस पूरे का हाफ होगा। जैसे मान लीजिए पूरा एंगल है 100 डिग्री, तो ये आधा आधा 50-50 होना चाहिए, तो ये 50 पूरे का हाफ ही हो गया। इसी प्रकार से एंगल 2 जो अंदर वाला है, ये पूरे का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, तो ये हमारा गिवन हो गया। और प्रूव क्या करना है हमको बच्चों, वो मैं नीचे लिख देता हूं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको? एंगल बीओसी इज इक्वल टू, एंगल BOC इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ये बच्चों हमको प्रूव करना है। समझ में आ गया? ये चीज हमको प्रूव करनी है। क्लियर है? चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे प्रूफ की ओर। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, जो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एंगल्स को यदि मैं जोड़ दूंगा तो 180 आ जाएगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं बच्चों प्रूफ। क्लियर है?
तो फिगर आप एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल करूंगा इसको, ठीक है। मेरे सामने टेक्स्ट बुक है तो मैं फिगर टेक्स्ट बुक से देख रहा हूँ, फिर आपको पूरा एक मैं छोटा करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 180 हो गया। तो अभी हम करने जा रहे हैं बच्चों प्रूफ, ठीक है ना। प्रूफ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स ASPT इन ट्राइंगल, नाम बोलो ABC। क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, आगे बहुत काम आ सकती है हमारी, ठीक है। बॉक्स लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो होती हैं उस पर बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अभी हम क्या लगाने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं लिख सकता हूं जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, है ना, कौन सा वाला, देखिए CBE, लेफ्ट साइड का जो एंगल है हमारा, कौन सा वाला, CBE, ये पूरा, इस पूरे का हाफ लिख सकता हूं एंगल 1, और इधर वाले पूरे का हाफ लिख सकता हूं एंगल 2। समझ में आ गया। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल CBE, एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल BCD। क्लियर है। चलिए, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या, CBE। एक तो ये जानकारी, ठीक है ना। ठीक है। इसी प्रकार से बताइए एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल उस तरफ वाला BCD, हाफ ऑफ एंगल BCD। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। आप धीरे धीरे एक स्टेप नोट करते जाइए नोटबुक में, ठीक है, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक। चलिए, तो वापस चलते हैं अपने फिगर की ओर एक बार। यहां तक क्लियर है। तो 1 बराबर हाफ ऑफ CBE एंड 2 बराबर हाफ ऑफ EBC, आधा आधा हो गया ना, बाइसेक्टर बाहर वाले, ठीक। अब ध्यान से देख के बताना बच्चों मुझे, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले, क्या लगाने वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस तरफ का जो बाहर वाला, लेफ्ट साइड में जो बाहर वाला एंगल है कौन सा, देखो ये वाला एंगल CBE, ये इज इक्वल टू x प्लस जेड के बराबर होगा। समझ में आ गया, x प्लस जेड। और इस तरफ का जो बाहर वाला पूरा एंगल है ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर। हमको पता है ना एक्सट्रिंगल प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इधर का बाहर वाला एंगल x प्लस जेड के बराबर, और इधर का जो पूरा बाहर वाला एंगल है वो x प्लस वाई के बराबर। समझ में आ गया। तो मैं लिखने जा रहा हूं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या कहती है प्रॉपर्टी कि एक्सट्री एंगल जो होता है वो इंटीअपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो चलो, लेफ्ट साइड का जो एक्सट्री एंगल है वो CBE था, तो एंगल CBE इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए, x प्लस जेड, ठीक है। और राइट साइड का जो एक्सट्री एंगल है BCD है, एंगल BCD, आप फिगर पहले बना लेना फिर उसको रेफर करना, इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। समझ में आ गया। इन दोनों को बच्चों हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक। तो बताइए ऐड कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल CBE प्लस एंगल BCD प्लस, सॉरी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। और इधर बच्चों देखो x तो 2 बार है, तो हम 2x ना लिख के ऐसे अलग अलग ही लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। अब मुझे बताना बच्चों, ये जो लास्ट के 3 है ना x y z, इनका सम 180 है, हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में।
तो राइट साइड में तो हम लिख देंगे x अकेला प्लस 180, सही है। और लेफ्ट साइड में CBE और BCD देखो ऊपर हमारे बॉक्स में निकले हुए हैं, ठीक है। तो देखो एंगल 1 है हाफ ऑफ CBE, तो CBE इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1, ये 2 उस तरफ चल जाएगा। इसी प्रकार से BCD इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 2, यहां देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है ये। तो CBE जो है ना, CBE इसकी जगह ले सकता हूं डबल ऑफ एंगल 1, 2 इधर आ जाएगा, और BCD इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 2। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या लग देंगे, CBE की जगह डबल ऑफ एंगल 1 और BCD की जगह डबल ऑफ एंगल 2। क्लियर है बच्चों? ओके जी। अब मुझे बताइए कि ये 2 कॉमन ले लिया जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहां क्या बचेगा, x। अब बच्चों ये x जो है ना हमारा BAC है, देखो फिगर पे चेक करेंगे तो ये है एंगल BAC प्लस 180। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, ठीक है। अब इस 2 को राइट साइड में ले आएंगे तो दोनों के नीचे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAC प्लस 180 अपॉन में 2। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? चलो टाइम बीइंग के लिए इसको हम मान लेते हैं, और ये एक काम कर लेते हैं, ये 2 हम दोनों के नीचे भी अलग अलग लगा सकते हैं। किसके नीचे लगा सकते हैं? दोनों के नीचे हम अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है कि क्या? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, एंगल BAC के नीचे भी आ गया 2, और 180 के नीचे 2 आ जाएगा ना, तो कट के क्या आएगा, वो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BAC अपॉन 2 प्लस 90। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई, इसको मैं बॉक्स लगा देता हूं, आगे काम आने वाली इक्वेशन है ये। क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस 90 आ गई, ठीक है। तो इसको कुछ मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर पहले हमने 1 मानी थी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, नीचे जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC, कौन सा ट्रायंगल, अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूं। ये देखिए नीचे वाला ट्रायंगल BOC, इसमें बच्चों तीनों एंगल का सब कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC 180 डिग्री आएगा ना। तो हम लिख देंगे ASPT लगाना है ट्रायंगल BOC में, ठीक है। ASPT लगाना है किसमें, ट्रायंगल BOC में, ठीक है। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एंगल BOC नीचे वाला जो है प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं, क्या 180 होना चाहिए। तो मुझे बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होना चाहिए, 180 माइनस एंगल BOC। यहां तक क्लियर है क्या? तो ये आ गया हमारा बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम 2 और 3 पे गौर करें, 2 और 3 पे यदि हम गौर करें तो क्या पाते हैं हम, ऊपर भी 1 प्लस 2 है और नीचे भी 1 प्लस 2 है, ठीक। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। समझ में आ गया, फ्रॉम 2
एंड 3, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया जाएगा, इक्वेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए 1 + 2 BAC/2 + 90, 1 + 2 180 माइनस एंगल BOC, तो हम लिख देंगे क्या, एंगल BAC/2, तो इसको मैं हाफ ऑफ BAC लिख सकता हूँ ना, एंगल BAC/2, हाफ ऑफ BAC + 90 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 माइनस एंगल BOC के बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, BOC को तो लेफ्ट साइड में लाएंगे और इधर वाली लेफ्ट वाली चीजें दोनों राइट साइड में कर देंगे, 180 वही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्या कर दिया जाएगा, देखते हैं अभी। एंगल BOC को मैं ले आया लेफ्ट साइड में, प्लस का हो गया, और बाकी दोनों को उस तरफ भेजेंगे, तो 180 ऐसा कैसा वही है, 90 इधर माइनस हो गया, और माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC आ जाएगा। ठीक, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 90 बचेगा, माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, और ये आ गया बच्चों हमारा क्या, एंगल BOC। और चेक कीजिए, हमको यही प्रूव करना था, समझ में आ गया। सो दिस वाज टू बी प्रूव्ड। समझ में आ गया। चलिए अभी आपको मैं पूरा दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए, क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करवा दूं आपको मैं, कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, x + y + z इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए x + y इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये तीनों का सम 180 हो गया। ठीक है कि नहीं, क्या इसके बाद क्या कर दिया हमने, बताइए। इसके बाद हमको पता है कि ये बाहर वाले बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल 1 जो हो गया इस पूरे का हाफ हो गया, एंगल 2 जो हो गया इस BCD का हाफ हो गया, ये हमने ये दूसरा पॉइंट लिख दिया। तो CBE एंगल कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 1, एंड एंगल BCD डबल ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हमने एक्सटेंगल प्रॉपर्टी लगा दी। एक्सटेंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बाहर का पूरा एंगल x + z के बराबर, और इस तरफ का पूरा एंगल x + y के बराबर, तो ये लिख दिया हमने। एंगल CBE लेफ्ट साइड का देखो, ये बाहर का एंगल CBE इक्वल टू x + z, एंड एंगल BCD इक्वल टू x + y, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 2 बार x आ गया, एक बार y एक बार z, तो x + y + z, और x + y + z हमने देखो फर्स्ट में लिया हुआ है, तीनों का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसकी जगह हमने अगले लास्ट वाला ब्रैकेट की जगह 180 लिख दिया, ये x ऐसा कैसा आ गया। CBE और BCD देखो इधर बॉक्स में, CBE को लिख दूंगा डबल ऑफ एंगल 1, और BCD को लिख दूंगा डबल ऑफ एंगल 2, तो यहाँ डबल ऑफ एंगल 1 + डबल ऑफ एंगल 2, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा, 1 + 2 आ गया। ठीक, और 2 फिर हमने राइट साइड में नीचे भेज दिया, और x हमारा बच गया, ये 180 आ गया था, x की जगह हम एंगल BAC ले सकते हैं। ठीक है ना, एंगल BAC है x, और फिर ये 2 जो है इनटू में ये इधर आके डिवाइड में हो गया, ये 2 दोनों के नीचे अलग अलग लगा सकते हैं, तो एंगल BAC/2, यहाँ 180/2, 180/2 इज 90, तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल BAC + 90, लेफ्ट साइड में एंगल 1 + एंगल 2, नंबर 2 डाल दिया। अब जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC, उसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तो नीचे वाला एंगल तो एंगल BOC है, और ऊपर के एंगल्स 1 और 2 है, तो एंगल BOC + एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 और 2 निकाल लिया, 1 + 2 निकाल लिया, तो ये BOC उस तरह सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 180 माइनस एंगल BOC 3 आ गया। तो देखो 2 और 3 में सेम टू सेम है, लेफ्ट साइड में इधर भी 1 + 2 है एंगल, इधर भी 1 + 2 है, इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो इधर आएगा एंगल BAC/2 + 90, मतलब हाफ ऑफ एंगल BAC + 90, और नीचे है 180 माइनस एंगल BOC, समझ में आ गया, राइट साइड के बराबर कर दिए। अभी BOC को तो लेफ्ट में ले आना, तो प्लस का हो गया ये, और इन दोनों को राइट साइड में ले आना, तो 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC आ गया, और फाइनली बच्चों 180 में से 90 सेपरेट कर देंगे तो 90 बचेगा, एंड माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, तो यही हमको लेके आना था। क्लियर है आपको। तो ये था बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़े लेंदी लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, तो खासकर ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल 8 कराया ये बहुत टिपिकल है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको अच्छे से करना है, इसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जो मैंने मिरर वाला बताया था, खैर एग्जाम में कम ही पूछते हैं वो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब रह जाएगी आपकी एक्सरसाइज 6.3, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाता है, नहीं तो 1 2 3 एक में करेंगे, और 4 5 6 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से समझ के आप नोट कर लेना, प्रैक्टिस खूब चाहिए इन दोनों क्वेश्चंस की, ध्यान रखना। और समझने से पहले जो मैं बताऊं, डायग्राम आप पहले ही बना लेंगे, उसके बाद एक बार वापस देख लेंगे इसको। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टेप वाइज तरीके से लिख लेंगे। क्लियर। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।